हरिओम। आप सभी का संस्कृत विज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हम लोग प्रकृति भाव संधि पढ़ चुके हैं, प्रकृति भाव के बारे में जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है प्लुत प्रकृति भाव संधि वाली, तो आप पहले उसे देख लीजिए, उसी के बाद में आपको ये समझ में आएगी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रगृह्य प्रकृति भाव। ये प्रगृह्य क्या है? प्रगृह्य एक संज्ञा है और यह संधि 3 प्रकार की होती है। प्रगृह्य प्रकृति भाव में सबसे पहले है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम अदसोमात निपाते का जना। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम द्विवचन संबंधित दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत एवं एकारांत रूप, इनमें ये प्रगृह्य संज्ञा करता है। अदसोमात अद शब्द की करता है और निपाते का जनांग एक अच वाले निपातों की प्रगृह्य संज्ञा करता है। आप लोगों को इसे समझ में आएंगी नहीं, तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम वाली प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य प्रकृति भाव हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? प्रगृह्य प्रकृति भाव। प्रगृह्य एक संज्ञा है, जैसे किसी का नाम राम, मोहन, सोहन संज्ञा, वैसे इसका भी एक क्या है? प्रगृह्य संज्ञा है। इसके आगे भी स्वर रहने पर अच संधि प्राप्त होने पर भी प्रकृति भाव हो जाए। प्रकृति भाव वहां पर होता है जहां पर दूसरी संधि प्राप्त रहती है, लेकिन वो नहीं होकर के दोनों शब्दों का वैसा के वैसे ही रह जाना, किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं होना ही प्रकृति भाव कहलाता है। प्रकृति का मतलब होता है जैसा बना है वैसा का वैसा ही, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रगृह्य को मान करके होने वाला प्रकृति भाव प्रगृह्य प्रकृति भाव कहलाता है। तो सबसे पहले है, अब आप जैसे उदाहरण समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, ईद ऊत एदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम शात। इसका अर्थ है द्विवचन संबंधित दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत व एकारांत पदों को प्रगृह्य कहा जाता है। 2 शर्तें, पहले तो द्विवचन होना चाहिए, फिर वह दीर्घ इकारांत हो या फिर दीर्घ उकारांत हो या फिर वो एकारांत हो। इस प्रगृह्य के रहने पर अच संधि के प्राप्त होने पर भी प्रकृति भाव हो जाता है। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है कि द्विवचन संबंधी द्विवचन है और दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, दीर्घ इकारांत है और आगे कोई ना कोई स्वर है और बीच में कोई ना कोई संधि दूसरी प्राप्त हो रही है, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, आदि संधि। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर वहां पर वो सब संधि नहीं होकर के सीधा क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। मतलब वहां किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी। अब उदाहरण से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। सबसे पहले हरि एतौ, एतौ अर्थात यह दोनों, हरि अर्थात हरि हैं, हरि का अर्थ बंदर भी होता है, ये दोनों बंदर हैं, है ना। तो हरि शब्द में यहाँ पर द्विवचन है, हरि ही, हरि हरयः, एतौ भी द्विवचन है। अब यहाँ पर देश का विशेषण है, ये दोनों हरि, तो हरि द्विवचन है और आगे स्वर है ए। यहाँ पर यण संधि प्राप्त हो रही थी ई के स्थान पर ये, क्योंकि आगे स्वर हैं, लेकिन वो नहीं होकर के इस सूत्र से ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। और इसके पहले वाली वीडियो में आप पढ़ चुके थे प्लुत प्रगृह्याः अचिनित्यम, जिनकी जो प्लुत होते हैं तथा जो प्रगृह्य संज्ञक होते हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, अर्थात उनका प्रकृति भाव हो जाता है। यहाँ हरि शब्द प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन का है, यहाँ पर यण संधि प्राप्त थी, लेकिन हरि के प्रगृह्य होने के कारण प्रकृति भाव हो जाता है। दूसरा देखिए विष्णु इमौ, इमौ अर्थात ये दोनों विष्णु, विष्णु है। विष्णु शब्द प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन का है, यहाँ पर भी यण प्राप्त था, लेकिन प्रगृह्य ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से इसकी प्रगृह्य संज्ञा और प्लुत प्रगृह्य चिनित्यम सूत्र से प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात ये दोनों ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। तीसरा है गंगे अमु, गंगा, गंगे, गंगाहा, ऐसे रूप चलते हैं गंगा शब्द के। द्विवचन में क्या बनता है? गंगे, अमु, गंगे, ये दोनों गंगाएं हैं। तो यहाँ पर पूर्व रूप प्राप्त था गंगे मु, पूर्व रूप एंग पदांत दति से। पूर्व रूप संधि अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो उससे पूर्व रूप प्राप्त था, लेकिन इस नियम के अनुसार द्विवचन और एदंत होने के कारण, ए अंत में होने के कारण प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और प्लुत प्रगृह्य चिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। फिर पचेते इमौ,
पच धातु से प्रथम पुरुष द्विवचन में पचते बनता है। यहाँ पर अयादि संधि का कार्य प्राप्त था, लेकिन इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा होकर के प्रकृति भाव हो जाता है। हरिये तऊ विष्णु मऊ गंगे अमो पचति मवी, ऐसे कैसे ही रह। अब और भी उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे कवि यह, यहाँ पर कवि है, कवि ही कवि, यहाँ पर यण संधि नहीं हुई। महिले यह गच्छतः, पुस्तके आनय, यहाँ पर देखो द्विवचन है सभी जगह, द्विवचन होने के कारण सभी जगह कोई भी संधि नहीं हुई, सब जगह प्रकृति भाव हो गया। मुनि अत्र, दंपति औषधम फले अत्रानयत, फले आनय, हरि ओदनमानयति, कन्ये अत्रागच्छतः, महिले अधियाते, कवि अत्र, माले अत्रानयतः, धनुषि एते, वर्धते अस्मिन्, बालिके अधियाते, कन्ये आस। यहाँ पर कोई भी संधि नहीं हुई, इन सभी में प्रकृति ठीक है उदाहरण है। अब दूसरा नियम है अदसो मात। इसका अर्थ है अदस शब्द से संबंधित मकार के बाद दीर्घ ई व दीर्घ ऊ के रहने पर वह प्रक्रिया हो जाता है, वचन चाहे कोई भी हो। देखो जैसे इदम शब्द है, इतत शब्द है, आप लोग अगर शब्द रूप पढ़ते होंगे संस्कृत में, आप लोगों ने रचनात्मक कौमुदी के अगर अभ्यास किया होगा तो आपको शब्द रूप भी याद होंगे। तो अदस शब्द के रूप ऐसे चलते हैं पुल्लिंग में, असौ, अमु, अमी, अमुम, अमू, अमून, ऐसे रूप चलते हैं 10 शब्द के। तो ये कहता है कि अदस शब्द में सब मकार होना चाहिए और मकार के बाद दीर्घ ई व दीर्घ ऊ हो। दो शर्त, एक तो अदस शब्द, उसमें मकार के बाद में दीर्घ ई या दीर्घ ऊ हो, तो कोई सा भी वचन हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, और प्रगृह्य संज्ञा मतलब आप जानेंगे प्रकृति भाव वो वैसा के वैसा ही हो जाएगा। तो अमू आसाते, यहाँ पर अदस शब्द में बनता है सौ अमू द्विवचन में, तब वे दोनों आसाते अर्थात बैठते हैं। तो अदस शब्द का मकार है, मकार के बाद में दीर्घ है, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई और कुल प्रक्रिया चिन्हित से, अर्थात अदस के शब्द रूपों में भी मुंह के बाद अत संधि प्राप्त होने पर प्रकृति भाव हो जाता है। यह सूत्र अमी और अमु पदों की प्रक्रिया संज्ञा करता है। दीर्घी और दीर्घ केवल अमी और अमु में ही मिलता है। अमु आसाते, यहाँ यण प्राप्त था लेकिन प्रकृति भाव हो गया। यण संधि हो रही थी यहाँ पर, वो वह हो जाता लेकिन इस सूत्र से प्रकृति भाव हो गया। अमी ईसाह, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ प्राप्त था लेकिन प्रकृति भाव हो गया। अमी अध्यापकाह, वे सब अध्यापक हैं, यहाँ पर भी प्रक्रिया संज्ञा होकर के प्रकृति भाव हो गया। नोट, अदस शब्द में मकार के बाद दीर्घ ऊ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग प्रथम द्वितीय के द्विवचन में ही मिलता है। मकार के बाद दीर्घ ऊ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग के प्रथम द्वितीय द्विवचन में ही मिलता है। अदह, देखो नपुंसकलिंग में इस रूप चलेंगे, अदह अमू अमोनी, अदह अमू अमोनी, तो वहां द्विवचन में मिला। पुल्लिंग में असौ अमू अमी, स्त्रीलिंग में असौ अमू अमू, तो स्त्रीलिंग में कुल मिलाकर के द्विवचन में ऊ ही रहता है। मकार के बाद दीर्घ ई प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग में ही मिलता है। मकार के बाद दीर्घ ई जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग में मिलेगा दीर्घ, असौ अमू अमी। ठीक है, तो ये अदस शब्द में ही ये प्रकृति संज्ञा होकर के प्रकृति भाव होता है यहाँ पर। तीसरा नियम है निपात एका जनांग। यह कहता है आंग के अलावा एक स्वर वाले निपात भी प्रक्रिया होते हैं, प्रक्रिया होने से प्रकृति भाव हो जाता है। संस्कृत में ई उ आ च एव एवं नूनम सस्वत युगपत भूयत भूयत क्वचित आदि ऐसे कई सारे निपात हैं। तो ये जो निपात है इनका एक कोई ना कोई अर्थ होता है, किसी का स्मरण अर्थ होता है, किसी का कोई वाक्य अर्थ होता है। तो जैसे ई इंद्र, यहाँ पर ई का तात्पर्य विस्मय, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ प्राप्त था। यहाँ पर अरे ये इंद्र हैं,
तो कोई विस्मय हो रहा है किसी को, ई इंद्र है, तो यहाँ पर इस सूत्र से प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। एक स्वर वाला निपात है ई, प्रगृह संज्ञा होने के कारण इन दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ नहीं हो। वैसे ही उ उमेश, यहाँ पर उ का तात्पर्य वितर्क है, यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर इस सूत्र से प्रगृह संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव हो जाएगा। उ उत्तिष्ठ, यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि इससे प्रगृह संज्ञा और प्लुत प्रगृह चिंतन। आ एवं नुमन्य से, अब ऐसा मानते हो, यहाँ पर जो आ है ये भी एक स्वर वाला निपात है, यहाँ पर भी प्लुत प्रगृह चिन्हितम से निपाते का जनांग से प्रगृह संज्ञा प्रकृति भाव, जिनकी प्रगृह संज्ञा होती है इनकी प्रकृति भाव हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए आप। आयुम के तत् यहाँ पर अर्थ है, इन दोनों जगह गुण प्राप्त था, लेकिन गुण नहीं होकर के प्रगृह संज्ञा होकर के प्रकृति भाव हो जाता है। ये जो आंग का जो आ है ये वाक्य और स्मरण अर्थ में ही सिंपल आ होता है, बाकी जगह जितना भी आ रहता है संस्कृत में उसमें ग वाला ही आ होता है, ग का लोप हो जाता है, इसलिए वहां पर प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, सीधा गुण हो जाता है। जैसे आ प्लस उष्णम, आ का अर्थ वहां पर कम है, कम गर्म। अब आ उष्णम, वह आ का अर्थ ने तो वाक्य ही नहीं स्मरण है, तो वहां पर जो आ था वो गीत वाला आ माना गया है, इसलिए वहां आ और ओ में गुण होकर के ओष्णम ऐसा पद बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो आ है ये गित भिन्न है, मतलब एक ग नहीं है, गकार की संज्ञा हो जाती है, इसे गित बोलते हैं। सामान्य आ है, इसलिए यहाँ पर प्रगृह संज्ञा होकर के प्रकृति भाव हो जाएगा। अब आप वापस शॉर्ट में तीनों को समझ लो। सबसे पहले इदुदे द्विवचनम प्रगृहम, द्विवचन संबंधित दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और दीर्घ एकारांत रूप की प्रगृह संज्ञा होती है और प्रकृति भाव होता है। जैसे हरि ये तव, विष्णु इमव, गंगे मु, अब आपको समझ में आ जाएगा। अदसुमात, अद शब्द के बाद, अद शब्द के म के बाद दीर्घ ई और दीर्घ रहने पर प्रगृह संज्ञा होगी, वचन चाहे जो भी हो। तो अमी ईशाह अमुआसाते, निपात एक जनांग, आंग के अलावा एक वाले निपात, एक वाले जितने निपात उनकी प्रगृह संज्ञा होगी, जैसे ई इंद्र, इनका एक सार है। तो आपको ये समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हो तो आप एक बार और देखिए, अगर कोई शंका हो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, नमो नमः।